फाइनली कल के डेट में इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भयंकर रैली देखने को मिली थी। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि भाई इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि रीज़न की वजह से ही ये बातें समझ में आती है कि ये रैली कब तक मार्केट के अंदर सलामत रह सकती है। दोनों मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा एक पोर्टफोलियो को लेकर बात आई है, उसको लेकर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। एक फंड को लेकर, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को लेकर, और उसके बाद बेस्ट SBI म्यूचुअल फंड कौन सा हो सकता है। इन तमाम तर मुद्दों पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें होगी जो आज की इस वीडियो में है और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ऑफ कोर्स वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कल की मार्केट की, तो कल की मार्केट में आप देखें तो लार्ज कैप में यानी निफ्टी 50 वगैरह को अगर आप देखें तो वहाँ पर 1.5% की तेज़ी थी लगभग। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ तो थोड़ा कम या ज़्यादा लगभग 2% की तेज़ी थी मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर। और उसके बाद माइक्रो कैप की अगर बात करें तो 3% की तेज़ी देखने को मिली थी। तो इस तरह की तेज़ी रही है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, इसके पीछे का अगर कुछ खास रीज़न आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ढूंढ चुके हैं आप, तो आपको अगर मिल गया है और आपको लगता है कि हकीकत मानो में वही रीज़न है, तो ऐसा नहीं है। कुछ खास रीज़न इसके पीछे का है नहीं, समझ रहे हैं ना। अलग बात है अगर आप टीवी वगैरह ज़्यादा देखते हैं और टीवी पे जो एडवाइज़र वगैरह बैठे होते हैं उनको आप देखते हैं, उनको आप अगर फॉलो करते हैं तो वो लोग बहुत सारे रीज़न गिनवा चुके होंगे, मुझे मालूम है। और आपको लग भी चुका होगा कि भाई यही रीज़न है, लेकिन हकीकत मानो में अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ भी रीज़न नहीं है भाई। अक्सर आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर, और मैंने आपको पहले भी बता कर रखा हुआ है कि भाई मार्केट के अंदर जब लगातार लंबे समय से गिरावट चल रही हो तो होता है कभी कभी एक आध दिन के लिए, 2 दिन 4 दिन के लिए बाउंस बैक आपको देखने को मिलता है। जैसे उस बीच में हुआ था कि लगातार 3-4 दिन तक मार्केट पॉजिटिव ही रही थी और पॉजिटिव में मार्केट क्लोज हुआ था। बल्कि उसमें 1-2 दिन तो ऐसे भी रहे जहां पर बहुत अच्छी खासी रिकवरी और परसेंटेज वाइज अच्छा खासा लोगों का रिटर्न्स भी बना था। उस टाइम पे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई अब बॉटम बन चुका है, ऐसा हो चुका, वैसा हो चुका। लेकिन फाइनल वे में अगर उसको देखा गया तो भाई नतीजा एक ही निकल कर आया कि कुछ हुआ नहीं। और मैंने उस टाइम पर भी वीडियो बनाया था, तो मैंने कहा था कि भाई अगरचे अभी तेज़ी दिख रही है लेकिन आने वाला समय में मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर तो गिरावट पॉसिबल है और ये गिरावट होगी, चाहे वो 1 महीने बाद और हफ्ते दिन बाद। और इत्तेफाक की बात देखिए कि 3-4 दिन के बाद फिर से गिरावट होनी शुरू हो गई, खासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर। आज फिर अगर देखें तो मार्केट में एक अच्छाई मोमेंट, जब मैं शुरू में मार्केट ओपन होते ही देखा था तो मिड कैप और स्मॉल कैप का बहुत अच्छा पोजीशन मुझे समझ में आ रहा था। और अभी जब वीडियो शूट करने से जस्ट कुछ मिनट पहले मैंने देखा है तो भाई वहाँ पर मिड कैप के जो पोजीशन है थोड़े अच्छे नज़र नहीं आ रहे, बट स्मॉल कैप अभी भी स्टेबल है अपनी पोजीशन को लेकर। जो शुरुआत में जो पोजीशन पे मार्केट ओपन होते ही जो पोजीशन दिखलाई थी स्मॉल कैप ने, स्मॉल कैप 250 और BSE स्मॉल कैप ने, वो अपनी पोजीशन को अभी भी मेंटेन करके रखा हुआ है। लेकिन मिड कैप में थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। मिड कैप 150 की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए आज का मार्केट कहाँ जाता है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर मार्केट खुले हो और उस टाइम पे आप वीडियो को देख रहे हो तो भाई कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि कहाँ को जा रहा है मार्केट। अब दूसरे नंबर पे जो सवाल आता है, मैंने ये बता दिया कि भाई इसके पीछे का कोई रीज़न नहीं है और इसके पीछे का कोई भी लॉजिक नहीं कि भाई ये कब तक सलामत रह सकता है, समझ रहे हैं। अब दूसरा जो सवाल आता है वो आता है स्वप्निल जी की तरफ से। इन्होंने कहा है कि भाई 10K मेरा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में SIP चल रही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि उसका हाफ करके मतलब 5,000 रुपये मैं वहाँ पे कम कर दूँ, 5,000 रुपये की SIP करूँ और 5,000 रुपये मैं किसी और फंड में मतलब SIP करूँ। कौन सा फंड बेहतर हो सकता है? तो यहाँ पर 2-3 बातें आपको, 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है सर। और मैं आई एम श्योर कि आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ ओनली एक फंड है तो कोई बात नहीं है, दूसरा फंड आप ले सकते हैं, लेकिन कौन सा फंड लेना है वो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अगर आपकी पोर्टफोलियो बनी हुई हो उसमें और भी दूसरे फंड है तो दूसरे फंड को लेने के बारे में सोचना ही नहीं है। कोशिश ये कीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में जो फंड्स है आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, मतलब आपके लिए देखिए कि सूटेबल कहाँ पर हो सकता है। ये 5,000 रुपये और भी ज़्यादा इंक्रीज करना, अपनी पोर्टफोलियो में बढ़ाना, कहाँ पर ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा सूटेबल हो सकता है आपके लिए। इस बात पे आप गौर करिए, जहाँ पर आपको अच्छा लगता है वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर SIP स्टार्ट कर सकते हैं। बात एक ही है, समझ रहे हैं ना। या नहीं तो अगर आपके पोर्टफोलियो में एक ही फंड है और आपने अगर निवेश किया है एटलीस्ट 7 ईयर्स या उससे
प्लस के टाइम पीरियड के लिए, तो ऑफ कोर्स आपको स्मॉल कैप को मेरा जो पर्सनल अपना ओपिनियन रहेगा कि भाई स्मॉल कैप में आपको जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए अगर आप 7 ईयर्स प्लस के लिए जा रहे हैं तो। लेकिन अगर आपको लग रहा है 3 साल के लिए जा रहा हूं या फिर क्या कहते हैं 4 साल 5 साल के लिए जा रहा हूं, तो वहां पर आप लार्ज कैप में जा सकते हैं, लार्ज एंड मिड कैप में जा सकते हैं या फिर फ्लेक्सी कैप में जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह करके आप फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब कौन सा फंड है उसके ऊपर मैं कोई बात नहीं करूंगा, मतलब सिर्फ एक आइडिया मैंने आपको बता दिया है कि किन किन सिचुएशन में आप किस कैटेगरी के साथ जा सकते हैं। लार्ज एंड मिड कैप को भी आप फॉलो कर सकते हैं, ले सकते हैं, और लार्ज कैप को भी ले सकते हैं। लार्ज कैप अगर 3 साल से 5 साल के लिए है तो लार्ज कैप ज़्यादा बेटर रहेगा, यानी तो लार्ज एंड मिड कैप में लीजिए थोड़ा सा अगर रिस्क आप लेना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मैं 7 ईयर्स प्लस के लिए जा रहा हूँ, रिस्क एपिटाइट भी मेरा अच्छा है, तो ठीक है, फिर आप वहाँ पर स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, अब एक 2 रोज़ पहले एक सवाल और भी किसी व्यूवर का आया था कि भाई एसबीआई का सबसे बेस्ट फंड कौन सा हो सकता है, कहाँ पर हमें निवेश करना चाहिए, कौन सा है जो एसबीआई का फंड है और बहुत ही अच्छा है। एसबीआई के फंड में तमाम तरह फंड्स में बहुत अच्छे फंड कौन सा हो सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भाई उससे पहले एक और भी इंपॉर्टेंट सवाल है जो मार्केट सिचुएशन को लेकर आए हुए हैं, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। 2 कमेंट आ चुके हैं उन चीज़ों को लेकर। बहुत मतलब कहना यह है कि भाई ऐसा है कि मार्केट के अंदर जो रिकवरी आ गई तो क्या अभी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात एक चीज़ आप समझिएगा कि भाई प्रॉफिट बुक अगर आपको करना है तो आपको बहुत दिन पहले कर लेना चाहिए था। लेकिन अगर आपने 4 महीने 6 महीने या साल भर पहले आपने निवेश किया है और लॉन्ग ड्यूरेशन के व्यू से अगर आपने निवेश किया है तो बिल्कुल आपको प्रॉफिट बुक करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल बने रहिए। हाँ, मैंने ये ज़रूर कहकर रखा हुआ है, बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने कहा है, अभी फिर मैं आपको कह देता हूँ कि भाई ठीक है, एवरेज आउट आप उसे कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर ऐसा लग रहा है कि भाई एलोकेशन मैंने ज़रूरत से ज़्यादा कर दिया है या आपने रिस्क एपिटाइट से ज़्यादा कर दिया है, तो वहाँ पर आप उसको एवरेज आउट कर सकते हैं। बट उसको अगर आप बिल्कुल रिडीम ही करना चाह रहे हैं ये सोच कर कि भाई म्यूचुअल फंड के अंदर या स्टॉक के अंदर ऐसा ही होता है, तो ये मेरे को नहीं लग रहा है कि ये सही डिसीजन रहने वाला है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल प्रॉफिट बुक करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आपका गोल कंप्लीट हो गया है या अच्छा खासा प्रॉफिट अगर आपको हो चुका है, जबकि मुझे लगता है कि कितना भी अच्छा प्रॉफिट आपका हुआ होगा फिर भी बहुत हद तक आपके पोर्टफोलियो से वो प्रॉफिट गायब हो चुके होंगे और हो सकता है कि आपके कैपिटल में से भी नुकसान हो चुके होंगे। तो ये काम आपको बहुत टाइम पहले करना था। तो आप इस बात को समझ रहे हैं, मुझे उम्मीद है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि भाई गोल कंप्लीट है तो आप निकलिए, वरना सिर्फ मार्केट के डर की वजह से और गिरावट की डर की वजह से अगर आप निकलना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आपको निकलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, रेलोकेशन कम ज़्यादा है तो वहाँ पर आप उसको कम ज़्यादा करके अपने रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग उसको मैच करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं भाई आखिरी सवाल के ऊपर कि भाई ऐसा है कि एसबीआई का कौन सा फंड है जो कि सबसे बेटर है, सबसे बेटर। देखिए, अभी ये कहना तो बिल्कुल ही मुश्किल है कि भाई एसबीआई का कौन सा फंड है जो कि बहुत ही बेटर है। स्कीम की अगर मैं बात करूं तो हर स्कीम अच्छे ही होते हैं, लगभग सारे स्कीम अच्छे ही होते हैं। अब ये डिपेंड करते हैं इन्वेस्टर्स हमारे और आपकी ज़रूरतों के ऊपर कि भाई हमारा रिस्क एपिटाइट क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, हम कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं, हमारा निवेश करने का मकसद क्या है और मेरे लिए क्या सूटेबल हो सकता है, मतलब एसआईपी या लमसम। इस हिसाब से देखें तो आपको कोई फंड है, मानकर चलिए कि एसबीआई स्मॉल कैप को मैं ले लेता हूं, तो हो सकता है वो मेरे लिए बेटर हो लेकिन आपके लिए बेटर नहीं हो सकता। हो सकता है आपके लिए एसबीआई का लार्ज कैप बेटर हो, ब्लू चिप फंड जो है लार्ज कैप कैटेगरी में वो आपके लिए बेटर हो सकते हैं, या फिर हो सकता है एसबीआई मैग्ना मिड कैप बेटर हो सकते हैं, या फिर एसबीआई कॉन्ट्रा फंड आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। तो हर किसी की ज़रूरत है। मानकर चलिए कोई ऐसा बंदा है जो ये चाहता है कि भाई मार्केट के अच्छे सिचुएशन में हम कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी का फ़ायदा उठाएं, तो उनके लिए ऑफ कोर्स कॉन्ट्रा फंड ज़्यादा बेटर हो सकता है। या बंदा कोई ऐसा है जो ये चाहता है कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप का जो एलोकेशन होते हैं उसका हम फ़ायदा उठाएं, तो उसके लिए स्मॉल कैप या फिर मिड कैप ज़्यादा बेटर हो सकता है। कोई ये चाहता है कि भाई हमारे को ज़्यादा दिन के लिए निवेश नहीं करना है, 4 से 5 साल के लिए निवेश करना है, रिस्क एपिटाइट भी बहुत अच्छा खासा नहीं है, बहुत संभल कर हमें चलने की ज़रूरत है, तो उसके लिए एसबीआई लार्ज कैप या लार्ज मिड कैप वगैरह बेहतर हो सकते हैं। इस बात को समझिए। तो कोई भी फंड को किसी भी एक एंगल की वजह से आप बहुत बेहतर अगर कहते हैं तो मुझे लगता है कि सर ये डिसीजन बिल्कुल गलत है और इस तरह से किसी भी फंड को या किसी भी स्कीम को देखना सही नहीं है। ऐसे एसबीआई की अगर मैं बात करूं तो एसबीआई के ज़्यादातर फंड ऐसे हैं जो कि इन्वेस्टर्स को पसंद ही आते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि भाई एसबीआई एक बहुत बड़ी एएमसी और बहुत ही ट्रस्टेड एएमसी और गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट किए जाने वाली एएमसी का नाम है, समझ रहे हैं ना, गवर्नमेंट के अंडर में चलने वाली एएमसी का नाम है एसबीआई। तो इसमें सबसे बड़ी बात
क्या है ना कि इन्वेस्टर्स को पता है कि भाई यहाँ पर ठीक है रिटर्न्स थोड़े कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक विश्वास और एक भरोसा जो है वो एसबीआई के साथ है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है एसबीआई के साथ। तो फाइनली मार्केट से डरकर भागने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बात को कंफर्म कर लीजिए कि भाई जिन लोगों ने भी इस बीच में मार्केट से निकलने की कोशिश किया है या जो लोग भी निकले वो अपने नुकसान करवा कर नहीं निकले हैं, उनको बेनिफिट नहीं हुआ है। तो ऐसा कदम आपको नहीं उठाना है जिससे आपको नुकसान हो जाए। और दूसरी बात यह है कि आप अगर ग्लोबल लेवल पर अगर आप गौर करें तो कल की तेज़ी का एक रीज़न ये भी आप मान सकते हैं कि भाई ग्लोबल जो मार्केट है वो पूरी तरह से पॉजिटिव थे, समझ रहे ना। शायद ही कहीं कहीं पर वीकनेस देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिला है। जैसे इंडोनेशिया वगैरह की अगर मैं बात करूं तो देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, रोज़ाना मार्केट को देखते हैं कहाँ क्या चल रहा है, क्या रीज़न है, क्या क्या बातें निकल कर आ रही हैं। हम दुनिया भर के मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं, तब जाकर यहाँ पर आपके सामने हम आकर उन चीज़ों को बता पाते हैं, समझ रहे ना। तो इंडोनेशिया मेरी नज़र में एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा हद तक के अभी भी गिरावट हो रही है। बाकी आप जो भी आप देखें तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि मार्केट की सिचुएशन धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और एक नाम जो कि बराबर लिया जाता है ट्रंप, बहुत पुरानी चीज़ हो गई, ये बहुत पुराना पीस हो गया है, समझ रहे हैं ना। और इसके टैरिफ वगैरह का जो डर था ग्लोबली लेवल से अगर आप देखें तो वो डर भी, वो संकेत भी, वो बुरे संकेत भी मतलब धीरे धीरे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। तो निकलने और घबराने की ज़रूरत मुझे और नहीं लगता है कि है। बाकी आप बने रहें और मार्केट के अंदर ये सारी चीज़ों को आप एनालाइज करते रहें, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को जानेंगे नहीं, जब तक असल रीज़न आपको पता नहीं चलेगा, मार्केट के अंदर आप बने नहीं रह सकते हैं और आप आगे के लिए तैयार प्रिपेयर नहीं रह सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई हम आगे के लिए प्रिपेयर रहे, पूरी तरह से तैयार रहे, मार्केट के सिचुएशन में घबराए ना, तो आपको पूरी तरह से रियलिटी जो है, जो हकीकत है, उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन चीज़ों पर आप खुद भी कभी कभी डीपली सोचने की कोशिश करिए और मार्केट वगैरह को देखने की कोशिश कीजिए। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें खुद भी पता चलने लगेगी। उम्मीद करता हूं कि इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आपका जो भी कमेंट हो, जो भी वैल्यूएबल फीडबैक हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।